देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और बनती है क्या, एनर्जी। एनर्जी रिलीज होती है। दो तरीके के रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल बनता है और एनर्जी बनती है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है एरोबिक में और कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है एनारोबिक में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है। देखो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन जो होती है वो दो टाइप की होती है, मतलब दो स्टेप प्रोसेस होती है। ठीक है, पहली हो जाएगी एक्सटर्नल और दूसरी होगी आपकी इंटरनल। जब ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन होता है तो दो दो चीजें होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होती है इंटरनल रेस्पिरेशन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ठीक है। देखो जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है उसमें आता है आपका ब्रीदिंग। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या आता है, ब्रीदिंग आता है। ठीक है, ब्रीदिंग में दो इवेंट होते हैं, एक होता है इनहेलेशन और एक क्या होता है, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिच एयर, ऑक्सीजन रिच एयर इज इनहेल्ड। ठीक है, इनहेलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करा जाता है। इनहेल मतलब अंदर लेना। ठीक है, और एक्सहेलेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज एक्सहेल्ड। तो ह्यूमन में रेस्पिरेशन दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या आता है, ब्रीदिंग आता है। ब्रीदिंग में दो स्टेप्स होते हैं, इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है। जो इनहेलेशन होता है उसका मतलब होता है कि हम लोग ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल कर रहे हैं, और एक्सहेलेशन जो होता है उसका मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सहेल कर रहे हैं, मतलब बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। अच्छा, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज combines with oxygen to produce carbon dioxide, water and energy। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग आती है। ब्रीदिंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन का मतलब ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करना, और एक्सहेलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सहेल करना। एक्सहेल करना मतलब बॉडी से रिमूव आउट करना। और सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है ग्लूकोज सेल के अंदर में ग्लूकोज कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और प्रोडक्शन होगा CO2, वाटर और एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। किसको पढ़ना पड़ेगा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो नेजल कैविटी से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, नेजल कैविटी से। ठीक है जी, नेजल कैविटी में फाइन एयर पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, है ना। और इसके अलावा यहाँ पर एक म्यूकस ग्लैंड होती है।
ठीक है। नेजल कैविटी के अंदर आपको फाइन एयर पार्टिकल देखने को मिलते हैं, और क्या देखने को मिलता है, म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट करती है, और ये जो फाइन एयर पार्टिकल होते हैं ये क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। एयर को क्या करने का काम करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं। ऑल्सो म्यूकस सिक्रेटेड बाय द म्यूकस ग्लैंड ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। तो इनका काम क्या होता है, एयर को फिल्टर करने का। इसलिए सजेशन दिया जाता है कि हम लोगों को मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए, नाक से सांस लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारी नेजल कैविटी के अंदर में हेयर पार्टिकल्स होते हैं, मतलब हेयर्स होते हैं, और म्यूकस ग्लैंड होती है जो कि म्यूकस को सिक्रेट करती है। इनका काम क्या होता है, फिल्टर करने का, किसको, एयर को। ये एयर को फिल्टर करते हैं। आगे समझ में, ठीक है। अच्छा, ये हमारी ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी मतलब माउथ। तो ओरल कैविटी और नेजल कैविटी की कॉमन ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। आया समझ में, आया समझ में, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक बॉक्स। इस बॉक्स को बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स। और क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वॉइस बॉक्स, ठीक है। अब इसको वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं, जब क्लास 9 में हम लोग साउंड पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किस तरीके से ह्यूमन जो होते हैं वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने वहां पे लैरिंग्स के बारे में पढ़ा था। तो लैरिंग्स में क्या होता है, लैरिंग्स में कॉर्ड होते हैं, वोकल कॉर्ड बोलते हैं जिसके अंदर, ठीक है। वोकल कॉर्ड जो होते हैं जब वो वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो लैरिंग्स जो होता है उसको हम लोग वॉइस बॉक्स ही बोलते हैं। जब हम लोग इनहेल या एक्सहेल करते हैं तो फिर वो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो नेजल कैविटी आई, नेजल कैविटी के बाद क्या आया, फेरिंग्स आया, और फेरिंग्स के बाद क्या आया, लैरिंग्स। समझ में आ गया यहाँ तक, कुछ पूछना है तो पूछ लो यहाँ तक किसी को, ठीक है। आगे बढ़े, उसके बाद आता है आपका विंड पाइप। क्या आता है, विंड पाइप। विंड पाइप को हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। विंड पाइप को क्या बोलते हैं, ट्रैक, ठीक है। अब ट्रैकिया में हम लोगों को देखने को मिलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ट्रैकिया में देखने को क्या मिलते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अच्छा, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन होता है स्पेसिफिक। ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं ये कार्टिलेज के बने होते हैं। पहली बात ये, कार्टिलेज और बोन्स में डिफरेंस पढ़ा था जब हम लोगों ने टिश्यू चैप्टर पढ़ा था 9th क्लास में, ठीक है। तो कार्टिलेज क्या करते हैं, ट्रैकिया को अपनी पोजीशन पे बने रहने में मदद करते हैं। कार्टिलेज ट्रैकिया को अपनी पोजीशन पे बने रहने में मदद करते हैं। अगर कार्टिलेज ना होते तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन के प्रोसेस के दौरान ट्रैकिया जो हो जाता वो क्या हो जाता, श्रिंक हो जाता, और ऐसा भी होता कि अपनी पोजीशन को वापस से रीगेन नहीं कर पाता। अगर ऐसा नहीं कर पाता तो फिर खत्म हो जाते हम। क्यों खत्म हो जाते, क्योंकि एयर पासेज जो होता वो ब्लॉक हो जाता। एयर पासेज ब्लॉक हो जाता तो रेस्पिरेशन नहीं होती, रेस्पिरेशन नहीं होती तो एनर्जी नहीं होती, और जब एनर्जी नहीं होती तो कोई भी सेल्यूलर एक्टिविटी नहीं होती, और सेल्यूलर एक्टिविटी का ना होने ही तो हमारा मरना होता है, ठीक है। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करते हैं, ट्रैकिया को अपनी पोजीशन पे बनाए रखने में मदद करते हैं। समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद ये डिवाइड होता है ब्रोंकाई में। किसमें डिवाइड होता है ये, ब्रोंकाई, है ना। ब्रोंकाई एंटर करते हैं लंग्स के अंदर। ब्रोंकाई एंटर करते हैं किसके अंदर, लंग्स के अंदर। ब्रोंकाई एंटर इनटू अवर लंग्स, ठीक है। अब देखो, राइट लंग और लेफ्ट लंग में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को। ये त्रुटि नहीं है, मतलब गलती से नहीं बनाया, सच में ऐसा होता है कि जो लेफ्ट वाला होता है वो क्या होता है, छोटा होता है एज कम्पेयर टू राइट वाला। ऐसे इसलिए यहाँ पर आपको एक नोज, यहाँ पर ना ऐसे कैविटी से देखने को मिलेगी। इस तरफ हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्डियक नोच। क्या बोलते हैं इसको, कार्डियक नोच, ठीक है। इसलिए जो लेफ्ट वाला हमारा लंग होता है वो छोटा होता है कंपेयर टू राइट। यहाँ पर हमें 2 लोब्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पर देखने को मिलते हैं 3 लोब्स, ठीक है। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई किस में डिवाइड हो जाते हैं, ब्रोंकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। इन ब्रोंक्यूल से इन ब्रोंक्यूल से अटैच होते हैं
एल्वेलाई, इन ब्रोंकियल से अटैच कौन होते हैं आपके? एल्वेलाई अटैच होते हैं। एल्वेलाई आर बलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इनहेल करेंगे तो वो फूल जाएंगे और एक्सहेल करेंगे तो सिकुड़ जाएंगे, फूल जाएंगे सिकुड़ जाएंगे। और इसी एल्वेलाई से अटैच होती है हमारी ब्लड वेसल्स, इसी एल्वेलाई से अटैच होती है हमारी ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल यहाँ से रिसीव करेगी ऑक्सीजन को और छोड़ देगी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को। कैसे छोड़ेगी, कैसे रिसीव करेगी, जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे उसको। अभी देखो फिर से ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है या जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? नेजल कैविटी से स्टार्ट होती है, ठीक है। नेजल कैविटी में क्या होता है? हेयर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि म्यूकस को सिक्रेट करेंगे। म्यूकस ग्लैंड म्यूकस सिक्रेटेड बाय म्यूकस ग्लैंड एंड हेयर पार्टिकल हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। एयर के फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करके, ठीक है। अब प्योरिफाइड एयर जहाँ जो फिल्टर्ड एयर होती है आती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स इज कॉमन ओपनिंग ऑफ माउथ एंड नेजल कैविटी। बगल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों की जो कॉमन ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेरिंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। अब वॉइस बॉक्स से फिर एंटर करते हैं हम लोग किसके अंदर में? विंड पाइप, दैट इज आल्सो नोन एज ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया इज कवर्ड बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज देखने को मिलेंगे। These rings of cartilage are made up of cartilage and helps in maintaining the shape of trachea. ट्रैकिया की शेप को मेंटेन रखने में क्या करती है? वो हेल्प करती है। अपनी पोजीशन को बनाए रखने में क्या करती है? हेल्प करती है, ठीक है, ताकि वो श्रिंक ना हो जाए। अच्छा, ट्रैकिया फर्दर डिवाइड इनटू ब्रोंकाई। ब्रोंकाई एंटर्स इनटू अवर लंग्स। ब्रोंकाई जो होता है हमारे किस में एंटर करते हैं? लंग्स में एंटर करते हैं। और फिर यहाँ से वो फर्दर डिवाइड होते हैं, क्या बनाते हैं? ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। ब्रोंक्यूल से अटैच होते हैं आपके एल्वुलाई। एल्वुलाई बलून लाइक स्ट्रक्चर इन विच ब्लड वेसल आर अटैच, ठीक है। उससे क्या कौन अटैच होता है? ब्लड वेसल्स अटैच होते हैं। एक और होता है यहाँ पे मस्कुलर डायाफ्राम होता है, ठीक है, मस्कुलर डायाफ्राम। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? पूरा डायग्राम समझ में आ गया? ठीक है। तो यहां से हम लोग बनाते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे। रेस्पिरेटरी पाथवे, रेस्पिरेटरी पाथवे का मतलब कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान एयर कहां से पास आउट होती है? तो सबसे पहले कहां पे एंटर करती है? नेजल कैविटी में, ठीक है जी। सबसे पहले कहां पे एंटर करेगी? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद कहां पे आएगी? फेरिंग्स में आएगी। नेजल कैविटी के बाद कहां पे आएगी? फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, उसके बाद हाँ सही बोल रहे हो, बोलो। ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद एल्वेलाई। आया समझ में? ये था आपका रेस्पिरेटरी पाथवे कि किस तरीके से हम लोग एयर को अपने लंग्स तक पहुंचाते हैं। नेजल कैविटी से लेके लंग्स तक का ये जो पाथवे होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेस्पिरेटरी पाथवे बोलते हैं। सबसे पहले नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स और फिर उसके बाद क्या होता है? हमारे एल्वेलाई आते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को पढ़ने से पहले एक चीज को समझो, ध्यान से समझना। एयर जो होती है वो मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, करते कि नहीं करते? एयर मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। पहले समझो फिर लिख लेंगे आराम से, ठीक है। एयर मूव करेगी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। देखो ड्यूरिंग इनहेलेशन, अभी इसको लिखवा दूंगा बस समझना है अभी पहले हम लोग। ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन की प्रोसेस के दौरान क्या होता है? ये डायफ्राम है मस्कुलर, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है बच्चों? एक रिब केज बना होता है, पता है ना?
पसलियां बोलते हैं जिसको, है ना, रिब केज बना होता है। अब इनहेलेशन की प्रोसेस के दौरान, इनहेलेशन की प्रोसेस के दौरान डायफ्राम जो होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, जो रिब केज होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, रिब केज अपवर्ड मूव करता है, ठीक है, और डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करता है। रिब केज ऊपर की तरफ और डायफ्राम नीचे की तरफ। समझ में आया? आया? नहीं आया? आ गया। ये आगे की तरफ मूव करेगा और ये नीचे की तरफ। ऐसा होने से जो एल्वेलाई होती है ना, एल्वेलाई, एल्वेलाई की वॉल्यूम बढ़ जाती है। एल्वेलाई की वॉल्यूम क्या होती है? बढ़ जाती है। समझ में आया? ठीक है। जब एल्वेलाई की वॉल्यूम बढ़ जाती है, पहले जितनी गैस थी उतनी गैस होगी, अभी वॉल्यूम बढ़ गई, गैस उतनी है, तो अंदर प्रेशर क्या होगा? कम हो गया। वॉल्यूम बढ़ गई, गैस उतनी है, तो प्रेशर कम हो गया। हुआ नहीं हुआ? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गई ना उसकी, और कैपेसिटी बढ़ गई, कैपेसिटी बढ़ गई, लेकिन गैस अभी भी उतनी है, तो एयर जो होगी वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी। आया? ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब केज आगे की तरफ मूव करेगा और डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से एल्वेलाई की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। एल्वेलाई की वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा? प्रेशर जो होगा इनसाइड द लंग्स कम हो जाएगा। एयर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? कम होगा। बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी। समझ में आया? समझ में आ गया? इसी का उल्टा होता है एक्सेलेशन की प्रोसेस के दौरान। अब इनहेलेशन की प्रोसेस में क्या होगा? एयर भर गई इसके अंदर, एल्वेलाई के अंदर, ठीक है। एक्सेलेशन की प्रोसेस में रिब केज डायफ्राम अपनी पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। तो जब रिब केज और डायफ्राम अपनी पोजीशन पे वापस आएंगे तो एल्वेलाई की वॉल्यूम जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन गैस तो उतनी है, गैस तो उतनी है जितनी यहाँ पे थी, तो अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गई, गैस ज्यादा है, तो प्रेशर अंदर क्या हो जाएगा? ज्यादा। अंदर प्रेशर कम एज कम्पेयर टू अवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग के कंपेरिजन में अंदर का जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर विल मूव आउट, एयर जो होगी वो बाहर मूव करेगी, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन our rib cage move upward and diaphragm goes down, ठीक है, which increase the volume of alveoli. On increasing the volume of alveoli, air pressure inside the alveoli decreases. alveoli के अंदर का जो एयर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। जब एयर प्रेशर alveoli का डिक्रीज होगा और बाहर का ज्यादा होगा, तो बाहर से अंदर की तरफ एयर जो होगी वो मूव करेगी, ठीक है। ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन रिब केज एंड डायफ्राम कम्स टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वो वापस आ जाते हैं। जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएंगे तो लंग की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, एल्वेलाई की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन एयर अभी भी उतनी है, जिसकी वजह से एयर प्रेशर जो होगा इनसाइड द लंग ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग के कंपेरिजन में लंग्स का जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, इसकी वजह से क्या होगा? एक्सहेलेशन होगा, एयर जो होगी वो मूव आउट करेगी। चलो लिख लेते हैं इसको, ठीक है। देखो, ड्यूरिंग इनहेलेशन rib cage moves upward and diaphragm, शॉर्ट में लिख दिया, इसको पूरा लिख लेना है, ठीक है, moves down। ऐसा होने से क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ एल्वेलाई इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एल्वेलाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज। जब वॉल्यूम ऑफ एल्वेलाई इंक्रीज हो जाएगी तो प्रेशर इनसाइड द लंग डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इनसाइड द लंग क्या हो जाएगा? डिक्रीज। जब इनसाइड द लंग प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो एयर विल मूव इन, एयर विल मूव, ठीक है, इनसाइड अवर लंग्स। आया समझ में? रिब केज
ऊपर की तरफ आएगा, डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ एल्वेलाई इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एल्वेलाई इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने की वजह से एयर जो होगी वो बाहर से अंदर की तरफ आएगी, क्योंकि जब अंदर एयर का प्रेशर कम हो गया तो बाहर एयर का प्रेशर ज्यादा है। और अब अभी हम लोगों ने समझा कि तो एयर जो होती है वो मूव करती है हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, ठीक है। और इसी का विपरीत होता है एक्सेलेरेशन में। ड्यूरिंग एक्सेलेरेशन एक्सेलेरेशन में क्या होता है, रिपकेज एंड डायफ्राम comes to their original position. वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे क्या होते हैं, वापस आ जाते हैं। जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आते हैं तो क्या होता है, लंग वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। लंग वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज। जब लंग्स की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है तो प्रेशर इनसाइड द लंग्स, ठीक है, बिकम हायर देन अवर सराउंडिंग्स, है ना भाई। हमारे सराउंडिंग के कंपैरिजन में क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। जब हमारे सराउंडिंग के कंपैरिजन में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो एयर विल मूव आउट, एयर विल मूव आउट। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन हम लोगों ने देख लिया था किस तरीके से, जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ते हैं, मतलब उनकी दो कंडीशंस होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। एक तो लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली कंडीशन और एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली कंडीशन। लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली कहाँ पे होती है, मसल्स में होते हैं, तब लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली होती है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी इसमें रिलीज होगी। दिस वाज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। एक बार फिर से देखो, हम लोगों ने पढ़ा दो टाइप के होते हैं, ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है उसमें ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना सांस छोड़ना, ठीक है। और ब्रीदिंग में दो चीजें होती हैं, एक होता है इनहेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करना। एक्सहेलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सहेल करना, बॉडी से बाहर करना। तो इसके लिए एक पाथवे बना हुआ है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेस्पिरेटरी पाथवे। रेस्पिरेटरी पाथवे कहाँ से स्टार्ट होता है, नेजल कैविटी से स्टार्ट होता है। नेजल कैविटी में फाइन एयर देखने को मिलते हैं और म्यूकस ग्लैंड देखने को मिलती है। जो म्यूकस ग्लैंड होती है वो म्यूकस सिक्रीट करती है, और फाइन एयर और म्यूकस जो होता है वो एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। फिल्टर्ड एयर जो होती है कॉमन ओपनिंग में एंटर करती है सबसे पहले माउथ और नेजल कैविटी की, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स के बाद वॉइस बॉक्स में एंटर करती है जिसको बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई जो है एंटर करते हैं हमारे लंग्स के अंदर में, ठीक है। एक राइट लेफ्ट लंग होता है और लेफ्ट वाला होता है। जो लेफ्ट वाला होता है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू राइट, क्योंकि उसमें एक नॉच देखने को मिलती है जहां पर हमारा हार्ट अटैच होता है, उसको कार्डियक नॉच बोलते हैं, ठीक है। जो लेफ्ट वाला लंग होता है उसमें दो लूप्स होते हैं, और जो राइट वाला लंग्स होता है जो राइट वाला लंग होता है उसमें तीन लूप्स होते हैं। तो ब्रोंकाई डिवाइड करते हैं फर्दर किसमें, ब्रोंक्यूल्स में। और ब्रोंक्यूल से कौन अटैच होता है आपका, एल्वेलाई अटैच होता है। एल्वेलाई बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब इसी से हमारी ब्लड वेसल्स अटैच होती है, और यहीं पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मतलब छोड़ देगी ब्लड और रिसीव कर लेगा किसको, ऑक्सीजन। अब ये कैसे होता है, जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। मतलब दो लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करी हम लोगों ने, ठीक है, एक न्यूट्रिशन और एक रेस्पिरेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब तक नोट कर लो।